नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनिमल किंगडम का रिवीजन सेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है असर्शन एंड रीजन प्रॉब्लम्स, जो कि आधारित होंगी एनिमल किंगडम चैप्टर के ऊपर, और ये एनिमल किंगडम पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देंगी आपका। आज का हमारा लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में है, क्लास 12th में है और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं स्टूडेंट प्रश्नी का, जो बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछती रहेंगी, उससे संवाद करती रहेंगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, असर्शन में दे रखा है डाइजेशन इज चीफली एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन टीनोफोर्स, और रीजन इसका बता रहे हैं टीनोफोर्स आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इसमें इस तरह के जो आंसर हैं उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला जो ऑप्शन रहेगा उसमें ये रहेगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और जो बी ऑप्शन है उसमें ये रहेगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी ऑप्शन है उसमें ये रहेगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, और डी ऑप्शन में ये रहेगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। फाइलम टीनोफोर्स के सभी मेंबर्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों तरह का डाइजेशन होता है, और जो टीनोफोर्स के मेंबर हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि वो 2 जर्म लेयर से मिलके बनते हैं। एक होता है एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। तो आपका जो असर्शन है वो गलत है और रीजन आपका ट्रू है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है? जी प्लीज़। जो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है वो प्राइमरली जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स सेल के द्वारा इनगल्फ कर ली जाती है, जैसे पोरीफेरा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कंप्लीट होता है। इसमें माउथ से लेकर एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, यह जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें भोजन जाता है, और फिर पूरी प्रोसेसिंग एंजाइमेटिक क्रिया होने के बाद फिर सेल के द्वारा जो भोजन पच जाता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर का जो एग्जाम्पल है वो होता है ह्यूमंस, और इस तरह के जो डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और इंट्रासेलुलर पोरीफेरा और प्रोटिस्टा टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है। निडोब्लास्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी ऑफ द निडेरियंस। इसका रीज़न ये दे रहे हैं, निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। जो निडोब्लास्ट होता है वो टेंटेकल्स में और निडेरियंस की बॉडी में प्रेजेंट होता है। और निडोब्लास्ट का काम क्या है, रीज़न में उनका काम दे रखा है कि निडोब्लास्ट एनकरेज करते हैं और उसके बाद कैप्चर ऑफ प्रे करते हैं, और ये डिफेंस में भी यूज़ होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? जो निडेरियंस हैं उनमें निडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं बॉडी में और टेंटेकल्स में। ये बता रहा है कि निडोब्लास्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और रीज़न में ये बताया गया है कि निडोब्लास्ट का काम क्या होता है। ये नहीं बताया गया कि जो निडोब्लास्ट बॉडी और टेंटेकल्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्यों प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट होता है, इसलिए वो अपने आप को एनिमल्स जो है एडवांस्ड एक्सेप्टेबल कर लेता है, इसलिए उनमें जो निडोब्लास्ट होता है वो टेंटेकल्स में और बॉडी में प्रेजेंट होता है ताकि वो अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। तो निडोब्लास्ट का काम यही है कि ये फूड कैप्चरिंग करता है। क्योंकि ये टेंटेकल्स में रहता है तो इसको एक बड़ा एरिया मिल जाता है कि फूड कैप्चरिंग कर सके ये, और बाहर के एनवायरनमेंट का पता कर सके कि बाहर एनवायरनमेंट कैसा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सर, निडेरियन टेंटिकल्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? निडेरियंस का जो टेंटिकल्स होता है वो थ्रेड की तरीके का होता है, धागे की तरह का होता है, लंबा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये माउथ के चारों ओर निकले रहते हैं इनके टेंटिकल्स। इसी में निडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं ताकि वो
अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट का पता लगा सके, वहाँ फूड है कि नहीं इसका पता लगा सके, कोई उनको खतरा तो नहीं है, इस बात की भी जानकारी इनमें टेंटेकल्स के माध्यम से ही हो पाती है। इसमें दे रखा है एसर्शन में स्पंज एक्सिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और रीजन में दे रखा है इन स्पंज सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। इसमें जो दोनों चीज़ें दे रखी हैं, एसर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो स्पंज है उसमें बताया गया है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और जो रीजन में बताया गया है कि वो सेल किस तरह से उसमें अरेंज्ड होती हैं। ये लेकिन ये नहीं बताया गया उसमें कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पोरीफेरा में क्यों होता है। इसका जो सही रीजन है वो ये है कि जो स्पंज की सेल होती हैं वो कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम नहीं करती हैं, सेपरेट सेपरेट काम करती हैं, इसलिए जो स्पंज होते हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसका बी आंसर सही होगा। स्पंज में कोइनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, और इन सेल्स में टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी होती है। जो कोइनोसाइट्स होती हैं, जैसे कॉलर सेल्स भी कहते हैं, ये वाटर के फ्लो को बनाए रखता है स्पंजोसील के अंदर और फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। इसके बाद जो अमीबोसाइट्स होती हैं वो अमीबोसाइट्स फूड ट्रांसफ़र का काम करती हैं, और ये अमीबोसाइट्स जब ज़रूरत पड़ती है दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। इसके बाद जो पिनेकोसाइट्स होती है वो स्पंज की आउटर कवरिंग बनाती है। इन सभी सेल्स में टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनकी जो बनावट है वो सेलुलर लेवल टाइप की होती है। सर टोटीपोटेंसी क्या होती है? टोटीपोटेंसी सेल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो सेल्स होती है दूसरी सेल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस पर्टिकुलर सेल्स में वो कन्वर्ट हो जाती है और वो काम कर सकती है। जैसे जो स्पंज में अमीबोसाइट्स होती हैं वो डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो स्केलेटल फॉर्मेशन भी वो करती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज आर जनरली हर्मेफ्रोडाइट। इन प्लेटीहेल्मिन्थीज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके दोनों ही एसर्शन और रीजन सही हैं, लेकिन जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज ऐसे होते हैं कि उनमें मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही एनिमल या ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एक मैकेनिज्म है, और जो ऊपर दे रखा है जनरली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, ये इन्वायरमेंटल एडेप्टेशंस होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सर इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज आ ही गया है, तो आप इनके मेंबर की फिगर दिखाइए। जी ओके। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थी जिसे फ्लैट वॉर्म कहते हैं, इसमें जो प्लेनेरिया है वो नॉन पैरासाइटिक होता है, और जो टीनिया सोलियम है ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है। इन्हें फ्लैट वॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं, जो टेप होता है उसकी तरीके के होते हैं, इसलिए इन्हें टेप वॉर्म कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लेनेरिया जो होता है नॉन पैरासाइटिक होता है, जबकि इनके अधिकतर मेंबर पैरासाइटिक होते हैं। ये दूसरा मेंबर है प्लेटीहेल्मिन्थीज का, इसे कहते हैं फैसियोला या लिवर फ्लूक कहते हैं। ये पैरासाइटिक फ्लैट वॉर्म है। ये जो भेड़, बकरी और कभी कभी ह्यूमन में भी ये लिवर में रहता है, ये एंडोपैरासाइटिक है, इसलिए इसे लिवर फ्लूक भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टेड एंड सेमी डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय बॉडी सरफेस इन टेपवर्म। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन टेपवर्म। वही हमने बता दिया, दोबारा क्वेश्चन आ गया टेपवर्म का, जिसे प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। जो डाइजेस्टेड और सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो टेपवर्म के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और टेपवर्म में कोई जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, और ये सरफेस के द्वारा भोजन को एब्जॉर्ब करती हैं। क्योंकि ये एंडोपैरासाइटिक होते हैं तो इन्हें डाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड फूड अवेलेबल हो जाता है। सर टेपवर्म से ह्यूमन में क्या प्रॉब्लम होती है? कच्चे मांस के खाने से टेपवर्म, जिसे टीनिया सोलियम कहते हैं, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, और इससे पेट में दर्द होने लगता है, जी मिचलाना, वेट लॉस
और डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। एस्किलमेंथीज आर कॉल्ड एज स्यूडोसीलोमेट्स। जो एस्किलमेंथीज हैं उन्हें स्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं। रीजन में दे रखा है इन एस्किलमेंथीज मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेज बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये दोनों ही बातें सही हैं और जो रीजन दे रखा है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। जो एस्किलमेंथीज होते हैं उनमें जो मेसोडर्म होता है बॉडी केविटी और एलिमेंट्री कैनाल दोनों में लाइंड नहीं होती है, जबकि मेसोडर्म पाउच के रूप में बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। पूरी बॉडी केविटी में मेसोडर्म लाइंड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं स्यूडोसीलोमेट्स। सर बॉडी कैविटी क्या होती है और ये कहाँ बनती है? बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होता है उसे बॉडी केविटी कहते हैं। बॉडी केविटी है वो 3 प्रकार की होती है, एक एसिलोमेट, सीलोमेट और स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट में जो मेसोडर्म होता है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल पूरे में लाइंड नहीं होता है, बीच बीच में पाउच के रूप में मेसोडर्म प्रेजेंट होता है, जैसे कि स्यूडोसीलोमेट्स, और ये होता है एस्किलमेंथीज में। और जो एसिलोमेट होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें मेसोडर्म प्रेजेंट ही नहीं होता, केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही प्रेजेंट होता है और उनमें एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो है सीलोमेट। ऐसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल दोनों पर ही मेसोडर्म लाइंड रहती है और बीच में एक खाली स्पेस होता है। उस खाली स्पेस को ही हम कहते हैं बॉडी केविटी। ये जो स्पेस होता है वो ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए और उन्हें धक्के से बचाने के लिए, शॉक से बचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन मोलस्क्स फीदर्स लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल केविटी, और इसका रीजन दे रखा है दीज गिल्स हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। इसमें जो एसर्शन और रीजन दे रखे हैं ये दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो मोलस्का है उसमें जो फीदर लाइक गिल्स होते हैं जिसे टीनिडिया कहते हैं वो मेंटल केविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये बात एकदम सही है। और गिल्स का जो फंक्शन होता है वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का होता है। रेस्पिरेशन इन गिल्स का प्राइमरी फंक्शन होता है, लेकिन जो एक्सक्रीशन है इन गिल्स का प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है, ये एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो फीदर लाइक गिल्स हैं उसमें अमोनिया डिफ्यूज़ होती रहती है और इस वजह से उसमें एक्सक्रीशन होता है। जो मोलस्का होते हैं उनमें एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, ना कि इन गिल्स के थ्रू होता है। जो नेफ्रीडिया होता है मोलस्का का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ना कि ये गिल्स। सर किन किन फाइलम में नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है? फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम मोलस्का, ये 2 ऐसे फाइलम हैं जिनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। द बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट्स इज डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, और इसका रीजन दे रखा है प्रोबोसिस ग्लैंड हेल्प्स इन डाइजेशन। इसका जो एसर्शन है वो ट्रू है, लेकिन इसका जो रीजन है वो फॉल्स है। तो इसका जो आंसर होगा एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। जो प्रोबोसिस ग्लैंड हैं वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करती हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड के 2 काम हैं, एक रेस्पिरेशन करना और दूसरा एक्सक्रीशन करना। तो ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करती है, ये एक्सक्रीशन करती है और रेस्पिरेशन करती है। सर फाइलम हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल एवं स्पेशल कैरेक्टर बताइए। ये है फाइलम हेमिकॉर्डेटा का मेंबर बेलेनोग्लॉसस, और ये होता है एकॉर्न फ्रूट की तरह। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोबोसिस होता है वो एकॉर्न फ्रूट की तरह दिखाई देता है। ये इससे जुड़ा है और ये इसका ऊपर जो एंड है वो फ्री रहता है, बिल्कुल जैसे ये एकॉर्न का फ्रूट रहता है वैसा ये एकॉर्न का फ्रूट जुड़ा रहता है एक स्टेम से, और ये एंड इसका फ्री रहता है। इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उसे कॉलर कहते हैं और लास्ट वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं ट्रंक। इसमें जो प्रोबोसिस है वो 2 काम करता है। प्रोबोसिस रेस्पिरेशन का काम करता है और प्रोबोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो हमने केविटी पढ़ी थी उसमें ये 3 जो
प्रॉपर नेम दे रखे हैं, इनमें अलग अलग कैविटी पाई जाती है। जैसे प्रोबोसिस में पाई जाती है प्रोटोसील, और जो कॉलर है उसमें पाई जाती है मीजोसील कैविटी, और जो ट्रंक है उसमें पाई जाती है मेटासील कैविटी। क्लैस्पर्स आर ए डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ मेल्स इन क्लास कॉन्ड्रिक्टीज, और इसका रीजन दे रखा है क्लैस्पर्स हेल्प इन कॉपुलेशन। इसका जो एसर्शन और रीजन है दोनों ही सही हैं, और इसका जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो कॉन्ड्रिक्टीज फिशेस होते हैं उसमें जो पेल्विक फिन्स और पेक्टोरल फिन्स पाया जाता है, तो जो पेक्टोरल फिन्स होता है वो आगे होता है और पेल्विक फिन्स उस पेक्टोरल फिन्स के पीछे होता है, और जो पेल्विक फिन्स होता है वो कन्वर्ट होता है क्लैस्पर्स में। सर क्लास कॉन्ड्रिक्टीज का एग्जाम्पल बताइए क्लैस्पर्स को शो करते हुए। ये है फिगर शार्क फिश का। ये क्लास कॉन्ड्रिक्टीज की मेंबर है। इसमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। इसमें आप देख रहे हैं फीमेल शार्क को, इसमें इसका ये वेंट्रल व्यू देख रहे हैं आप। इसमें आगे की तरफ जो फिन्स होते हैं उसे बोलते हैं पेक्टोरल फिन्स, और जो पीछे के फिन्स हैं ये दोनों फिन्स इन्हें कहते हैं पेल्विक फिन्स। ये फिन्स जो है फीमेल शार्क में क्लोएका में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक मेल शार्क का वेंट्रल साइड का फिगर है। इसमें जो पेल्विक फिन्स होते हैं यानी पीछे वाले जो फिन्स होते हैं क्लैस्पर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों आप देख रहे हैं, ये क्लैस्पर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये पेल्विक फिन्स होते हैं। ये मेल शार्क का वेंट्रल साइड हम दिखा रहे हैं। इन जो क्लैस्पर्स होते हैं इनको संज्ञा दी गई है पेनिस की। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मेल शार्क होते हैं उनमें 2 पेनिस पाए जाते हैं। एक्सेप्शन दे रखा है ऑस्टाइक्टीज फिशेस स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, और इसमें रीजन दे रखा है एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन फिशेस ऑफ क्लास ऑस्टाइक्टीज। इसका जो एक्सेप्शन है वो फॉल्स है और रीजन इसका ट्रू है, क्योंकि जो ऑस्टाइक्टीज फिशेस होती हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता। ऑस्टाइक्टीज फिशेस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। जो कॉन्ड्रिक्टीज फिशेस होती हैं जिनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है उनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और उन्हें कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इसका डी ऑप्शन सही होगा। सर कॉन्ड्रिक्टीज फिशेस एंड ओस्टाइक्टीज फिशेस का एग्जाम्पल बताइए। कॉन्ड्रिक्टीज फिशेस और ओस्टाइक्टीज फिशेस के एग्जाम्पल हमने आगे की स्लाइड में दे रखे हैं, आइए देख लेते हैं। ये आप फिगर देख रहे हैं टेन्यूरा लाइमा का फिगर है। ये इसे ब्लू स्पॉटेड रिबन टेल रे कहते हैं। ये एक कॉन्ड्रिक्टीज फिशेस है। इसकी जो बोन होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। जो कॉन्ड्रिक्टीज फिशेस होती हैं उसकी बोन कार्टिलेज की बनी होती है और उसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। ये दूसरा कॉन्ड्रिक्टीज फिशेस का एग्जाम्पल है, स्केट फिश बोलते हैं इसको। इसका जो जीनस है वो रजीडा होता है। ये स्केट फिश क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो शेप होता है स्केट शूज की तरह होता है। स्केट शूज वो शूज होते हैं जिन्हें हम बर्फ में फिसलते समय पहनते हैं। ये एक अगली फिश कॉन्ड्रिक्टीज फिशेस का एग्जाम्पल है शार्क, जिसको पहले हम दिखा चुके हैं शार्क को। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है इसूरस ऑक्सीरिंकस। ये एक यूनिक फिश कॉन्ड्रिक्टीज फिश अगेन आ गई है। इसका जो जीनस है वो है काइमेरीफॉर्मिस और इसका एग्जाम्पल है काइमेरा। ये बहुत ही यूनिक फिश है क्योंकि जो इसको गिल्स होते हैं वो अपर किलम के द्वारा ढके होते हैं। बाकी जो सारी कॉन्ड्रिक्टीज फिशेस होती हैं उनके जो गिल्स होते हैं अपर कुलम के द्वारा ढके नहीं होते। ये दूसरी कैटेगरी आ गई ऑस्टाइक्टीज। ऑस्टाइक्टीज फिशेस ऐसी फिश होती हैं जिनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है और इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ये बगैर स्विम करे भी तैर सकती हैं। ऑस्टाइक्टीज फिशेस में 2 कैटेगरी दिखाएंगे आपको। एक कैटेगरी है एक्टिनोप्टेर्गी, ये क्लास एक्टिनोप्टेर्गी में आते हैं। इन्हें कहते हैं रे फिन्ड फिशेस, मतलब इनके जो फिन होते हैं प्रकाश की किरणों, जो लाइट की रे होती हैं प्रकाश की किरणों की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं रे फिन्ड फिशेस। इनकी जो क्लास है वो है एक्टिनोप्टेर्गी। दूसरी जो फिशेस के मेंबर हैं इन्हें कहते हैं क्लास सार्कोप्टेर्गी के मेंबर हैं और इन्हें कहते हैं लोब फिन फिशेस। इनके जो फिन होते हैं ये आप फिन देख रहे हैं, ये फिन इसमें जो है फिश में, ये फिन लोब में कन्वर्ट हो जाते हैं और इनकी जो क्लास है सार्कोप्टेर्गी है और ये ऑस्टाइक्टीज फिशेस हैं। इनकी जो
एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है, इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं और इनके जो लोब होते हैं वो अंदर के एंडोस्केलेटन से कनेक्ट होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सार्कोप्टेरिगी क्लास वो क्लास है जो आगे चल के टेट्रापोडा में कन्वर्ट हो जाती है, या टेट्रापोडा के जो पूर्वज रहे होंगे वो सार्कोप्टेरिगी के मेंबर रहे होंगे। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर बजा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है एम्फीबियंस मेल्स एंड फीमेल्स प्रोड्यूस लॉट ऑफ गैमीट्स, और इसका रीजन दे रखा है मेल्स लैक कपुलेटरी ऑर्गन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियन की जो मेल और फीमेल हैं वो बहुत सारे गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये सही बात है, और जो मेल होते हैं उनमें कपुलेटरी ऑर्गन अब्सेंट होता है, वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये रीजन भी इसका सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, इसका बी आंसर सही है। एम्फीबियंस मेल और फीमेल बहुत सारे गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, ये फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। तो फर्टिलाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत सारे गैमीट्स प्रोड्यूस करना जरूरी है, और मेल्स में जो कपुलेटरी ऑर्गन अब्सेंट है वो एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज के तहत एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन होता है इनका। सर क्या किसी एम्फीबिया में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है? ये 2 एम्फीबिया ऐसे हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और बाकी सारे एम्फीबिया में जो जनरल कैरेक्टर होता है इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जो सीजिलियन है और जो सेलेमेंडर है दोनों में ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैलोड्स, क्रोकोडिलस, कीलोन आर मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। इसका जो रीजन है वो दे रखा है हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन कैलोड्स, क्रोकोडाइलस एंड कीलोन। इसका जो असर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीजन दे रखा है वो फॉल्स है। तो इसका असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये जितने कैलोड्स, क्रोकोडिलस और कीलोन दे रखा है ये क्लास रेप्टिलिया के मेंबर हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइलस होता है उनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, बाकी सभी में हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। तो इसका रीजन गलत है और असर्शन इसका सही है। सर कीलोड्स, क्रोकोडाइल, कीलोन ये इनके साइंटिफिक नेम हैं, आप इनके कॉमन नेम बताइए। ये फिगर है क्रोकोडाइलस का, क्रोकोडाइल कहते हैं इसे इंग्लिश में। इसमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ये क्लास रेप्टिलिया का मेंबर है। ये जो आप देख रहे हैं ये है कैलोड्स का फिगर, इसे गार्डन लिजर्ड या ट्री लिजर्ड कहते हैं। कल हमने एक एनिमल का फिगर दिखाया था जिसे कैमिलियन कह रहे थे हम, कैमिलियन को भी हम गार्डन लिजर्ड बोल रहे थे। असल में गार्डन लिजर्ड एक कॉमन नेम है, जो कैमिलियन है उसे गिरगिट कहते हैं। गिरगिट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना रंग बदल सकता है, लेकिन जो गार्डन लिजर्ड या ट्री लिजर्ड होते हैं वो अपना रंग नहीं बदल सकते, इसे कहते हैं कैलोड्स। और ये जो फिगर है ये है कीलोन का फिगर, ये टर्टल हिंदी में से कछुआ कहते हैं। इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है असर्शन दे रखा है इन बर्ड्स द स्किन इज मॉइस्ट, और रीजन दे रखा है बर्ड्स पोसेसेस ऑयल ग्लैंड्स। इसमें जो असर्शन दे रखा है कि जो बर्ड्स है उसकी स्किन मॉइस्ट होती है, ये गलत है। बर्ड की स्किन ड्राई होती है। और जो रीजन दे रखा है कि बर्ड पोसेस ऑयल ग्लैंड्स, बर्ड में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये बात एकदम सही है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, इसका डी ऑप्शन सही होगा। सर एवीज की ऑयल ग्लैंड को किसी और नाम से भी जानते हैं या नहीं, और इनका काम क्या है? जो ऑयल ग्लैंड होती हैं उसको यूरोपाइजियल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। ये नियर द बेस ऑफ टेल सिचुएटेड होती हैं, यानी ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? नियर द बेस ऑफ टेल। और ये ऑयल सब्सटेंस का सेक्रीशन करती हैं, जिससे बर्ड्स अपने पंखों को साफ करता है और उन पंखों को वाटर प्रूफ बनाता है। एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स इन क्लास एवीज, और इसका रीजन दे रखा है एयर सैक्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन इन बर्ड्स। इसके जो असर्शन और रीजन हैं दोनों ही सही हैं, और इसका रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो बर्ड्स में एयर सैक्स होते हैं वो लंग्स से कनेक्टेड होते हैं, और जो एयर सैक्स होते हैं वो बर्ड्स में
एयर सप्लीमेंट का काम भी करते हैं, ये बात एकदम सही है। द लंग्स आर स्पंजी एंड इन इलास्टिक इन एवीज एंड एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट एयर। मैमेलियन टीथ आर हेट्रोडोंट, और इसका रीजन दे रखा है मैमेलियन टीथ आर एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जा। मैमेलियन टीथ हेट्रोडोंट होते हैं, ये बात एकदम सही है। जो रीजन दे रखा है उसमें बताया गया है मैमेलियन टीथ आर एम्बेडेड इन ए सॉकेट ऑफ जा, यानी मैमेलियन टीथ थीकोडोंट होते हैं, बोन्स में लगे हुए होते हैं, जिसे कहते हैं थीकोडोंट। तो इसका जो एसर्शन और रीजन है दोनों ही सही हैं, लेकिन जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसका बी आंसर सही होगा। सर एसर्सेशन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन रीजन एसर्सेशन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है जी। तो आप एसर्सेशन का सही एक्सप्लेनेशन क्या है? जो ह्यूमन होता है उसमें 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो इंसाइजर होता है वो भोजन को काटने का काम करता है, जो कैनाइन होता है वो टीयरिंग का काम करता है, यानी भोजन को फाड़ता है, और प्रीमोलर उसको चबाता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और जो मोलर होता है उस छोटे टुकड़ों को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इस तरह से जो इसके ह्यूमन के दांत होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। और दूसरी बात, ह्यूमन जो होता है ओमनीवोरस होता है, यानी ये सब कुछ खाता है, मांसाहारी भी होता है, शाकाहारी भी होता है। तो ये जो एडेप्टेशन है ह्यूमन को सपोर्ट करता है डाइवर्स डाइट के लिए, इफ़िशिएंट फूड प्रोसेसिंग के लिए, और उसके एनर्जी एक्सट्रैक्शन के लिए, टू कंट्रीब्यूट मैमल्स एवोल्यूशनरी सक्सेस। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल के ऊपर कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नाइस डे।